हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉस्मो स्टडी सेंटर। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा ये जो सेशन है, इस सेशन में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बायोडायवर्सिटी के बारे में। ये सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के क्लास 9 के बच्चों के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायो में आपका एक टॉपिक है बायोडायवर्सिटी, उसके बारे में आज हम लोग थॉरोली डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, अ लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस, लेट अस कंटिन्यू। अब देखिए, जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर का आपका हेडिंग ही है बायोडायवर्सिटी, तो आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि सर ये बायोडायवर्सिटी क्या है। ठीक है, तो देखिए डायवर्सिटी का अगर हिंदी मतलब निकाला जाए, इसका मतलब ही होता है विविधता। ठीक है, अलग अलग टाइप का ऑर्गेनिज्म एक साथ एक जगह पे रह रहा है। ठीक है, देखिए इसका डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हैं, देयर आर ऑलमोस्ट 3 लाख टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड ऑलमोस्ट 12 लाख टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन दिस अर्थ। लगभग हमारे अर्थ में 3 लाख तरह का पेड़ पौधा एवं 12 लाख तरीका का जानवर का स्पीसीज पाया जाता है। Occurrence of such variety of forms of living organisms is called biodiversity। तो इतना सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे अर्थ में सरवाइव कर रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं बायोडायवर्सिटी। ठीक है, बायो मीन्स जिंदा चीज और डायवर्सिटी मतलब विविधता। सारा का सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर विविधता, अलग अलग स्पीसीज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक डॉगी का बात करें, अगर हम एक बिल्ली का बात करें, एक गाय का बात करें, अगर हम एक शेर का बात करें, तो सब का सब क्या है ना, अलग अलग स्पीसीज से बिलोंग करता है। सबका कुछ अलग अलग कैरेक्टर्स है। वी एज ए ह्यूमन बीइंग, हम लोग इस अर्थ में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट स्पीसीज है। तो कहीं ना कहीं हम लोग का ये फर्ज बनता है, हम लोग का जो इंटेलिजेंस है, हम लोग का जो नॉलेज है, इसको हम लोग मिसयूज ना करें, बल्कि हम लोग इसको यूज करें फॉर द बेटरमेंट ऑफ जितना भी स्पीसीज है उन लोगों का अच्छाई के लिए। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हम लोग का फर्ज बनता है कि जितना भी स्पीसीज है उन लोगों का रक्षा करें, उन लोगों का सर्वाइवल सुनिश्चित करें। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो हम लोग को इस टॉपिक में डिस्कस करना है वो है Why do we need classification? हम लोग को क्लासिफिकेशन क्यों चाहिए? अच्छा, ये क्लासिफिकेशन क्या होता है ना? तो देखिए, क्लासिफिकेशन मेक्स द स्टडी ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इजियर। इतना सारा जो जानवर है, इतना सारा जो स्पीसीज प्लांट्स है, जानवर है, तो सारा का सारा जितना भी प्लांट्स एनिमल्स है, सबके बारे में एक साथ स्टडी करना, एक साथ याद रखना, कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल के याद करते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं, कॉमन एग्जांपल लेते हैं आपके स्कूल का, तो आपके स्कूल में जितना भी स्टूडेंट्स है या फिर आपके क्लास में जितना भी स्टूडेंट्स है, तो मेन क्लासिफिकेशन, मेन डिवीजन जो है वो क्या है, बॉयज और गर्ल्स, है ना। अगर वही हम बात करें कि सपोज कि कोई एक ऑफिस का स्टाफ है या फिर बोले कोई अकाउंटेंट के लिए, वो जो है उनका काम है कौन बच्चा फी पे किया या फिर कौन बच्चा फी पे नहीं किया, उस अनुसार क्लासिफाई करना। तो वो जो है ना, वो आपके क्लास में जितना भी स्टूडेंट्स है उसको 2 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे कि कितना स्टूडेंट्स ने फी पे कर चुका है और कितना स्टूडेंट्स ऐसा है जो कि फी पे नहीं किया है। आ रहा है बात समझ में? तो क्लासिफिकेशन का मतलब ही क्या होता है ना, कॉमन निकाल के याद रखना, है ना। देखिए, क्लासिफिकेशन मेक्स द स्टडी ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इजियर। इट आल्सो हेल्प अस टू नो अबाउट द ऑरिजिन एंड जेनेटिक रिलेशनशिप अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो क्या है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म का ऑरिजिन कहीं ना कहीं इन लोगों का शुरुआत हुआ होगा, तो कहां से इसका ऑरिजिन हुआ है उसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। और जेनेटिक रिलेशनशिप क्या है, अलग अलग स्पीसीज में जेनेटिक रिलेशनशिप क्या है, उसके बारे में भी हम लोग स्टडी कर सकते हैं। ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म टुगेदर ऑन बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज, उन लोगों का सिमिलैरिटीज के आधार पे उसको एक ग्रुप करना, एक ग्रुप में एक सेट के अंदर लाना। ठीक है, एंड देयर सेपरेशन इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, और उन लोगों के बीच में जो भिन्नता है उसके आधार पे क्या है ना, उसको एक डिफरेंट ग्रुप में रखना। ठीक है ना, इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसी को हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आई होप कि क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो टर्म आता है वो है व्हाट इज टेक्सोनॉमी।
ठीक है, तो देखिए टेक्सोनॉमी क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। ठीक है, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण करना। जैसे हमारे घर में जब कोई नया बेबी आता है तो उसका नामकरण करता है ना, कि ये बच्चा मम्मी जैसा दिख रहा है, या फिर ये बच्चा पापा ऐसा दिख रहा है तो ऐसा कुछ नाम होगा, दादी कुछ अलग नाम दी, मामा कुछ अलग नाम दिए, है ना। तो क्या है ना कि नोमेनक्लेचर मतलब होता है नामकरण करना। ठीक है, एंड क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी जो है ना, टेक्सोनॉमी में हम लोग क्या करते हैं कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसको अलग अलग ग्रुप के अनुसार, उसका अलग अलग स्पेसीज, अलग अलग जेनेटिक कैरेक्टर के अनुसार उसका अलग अलग नामकरण करना और उसको अलग अलग ग्रुप में उसको क्लासिफाई करना, इसी को हम लोग टेक्सोनॉमी कहते हैं। आई होप क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मैंगो का बात करें, मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैग्निफेरा इंडिका। ठीक है, तो या फिर ह्यूमन बीइंग्स का बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स का साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस। तो ये क्या है ना कि ये नोमेनक्लेचर, उसका जेनेटिक कैरेक्टर के अनुसार, उसका स्पीसीज के अनुसार उसका एक साइंटिफिक नाम देना। तो ये साइंटिफिक नाम देने का जो स्टडी है उसको हम लोग क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो है ना वो है व्हाट इज इवैल्यूएशन। एवोल्यूशन क्या है भैया? तो देखिए एवोल्यूशन क्या है? एवोल्यूशन इज नथिंग बट चेंज विथ टाइम। तो एवोल्यूशन कोई बड़ा भारी भरकम चीज नहीं है, इसका सिंपल सा मतलब होता है समय के साथ साथ बदलाव, है ना। अब देखिए समय के साथ साथ बदलाव कैसे? जैसे मान लेते हैं हम लोग छोटे से बड़ा होते हैं, है ना, तो ऐसा तो नहीं कि एक दिन में बड़ा हो जाते हैं। अच्छा से अगर आपको डायरेक्टली अभी हम बोले कि 5 किलोमीटर दौड़ना है, आप बोले 5 किलोमीटर हमसे ना होगा सर। लेकिन वही अगर आप रोज प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करते 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 तो आपका पैर का मसल्स, आपका लंग्स कैपेसिटी वैसा डेवलप हो जाएगा कि आप 5 किलोमीटर आराम से दौड़ लीजिएगा। जो रेसर्स है, जो फुटबॉलर है, जो क्रिकेटर है, तो है ना, तो उन लोगों का बॉडी ही वैसा डेवलप हो गया है। ठीक है, तो देखिए बॉडी मॉडिफिकेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स चेंज डिपेंडिंग अपॉन देयर फूडिंग हैबिट, क्लाइमेटिक कंडीशन, सेल्फ डिफेंस फ्रॉम देयर एनिमीज एक्सेट्रा। तो क्या है ना कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सब लोगों के बीच में क्या होता है ना, उन लोगों का बॉडी मॉडिफिकेशन होते रहता है। और ये ऐसा नहीं है कि रातों रात हो जाता है भैया, ये लाखों करोड़ों साल लगता है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तब जाके एवोल्यूशन प्रोसेस में आता है। से एक टाइगर है तो टाइगर का बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, मतलब उसका चिंटू पिंटू जितना भी हो रहा है ना, सारा जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या हो रहा है ना, एवोल्यूशन प्रोसेस के थ्रू जा रहा है। आ रहा है समझ में? देखिए अब क्या है ना, अब देखिए वो मॉडिफिकेशन किस आधार पे होगा, जैसे वो किस तरह का खाना खाता है, उसका फूडिंग हैबिट के अनुसार हो सकता है, किस तरह का क्लाइमेट में रहता है, क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार होता है। से कि पोलर बियर वो ठंडा में रहता है तो उसका बॉडी में ऑटोमेटिक क्या होता है ना, फैट स्टोर होता है। लंबे लंबे उसके बॉडी में बाल है ताकि उसको ठंडा ना लगे। सेल्फ डिफेंस फ्रॉम देयर एनिमीज, उसका दुश्मन जो है उससे बचने के लिए सेल्फ डिफेंस के लिए भी उसका बॉडी मॉडिफिकेशन होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, एक डियर है, हिरन, तो ऐसा नहीं कि हिरन शुरू से ही तेज दौड़ता था, है ना, तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो देखा कि भैया मेरा एनिमी लायन, टाइगर, चीता, ये सब मेरा एनिमी है और कहीं ना कहीं मेरा सर्वाइवल के लिए हमको तेज दौड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये जानवर मुझे पकड़ के खा जाएगा, है ना। आ रहा है समझ में? तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या हो रहा है ना, वो लोग तेज दौड़ते 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 वो लोग का क्या हो गया ना, वो लोग का बॉडी ही ऐसा डेवलप हो गया कि वो फास्ट दौड़ सके। अगर हम बात करें चीता का, लैंड में सबसे फास्ट दौड़ने वाला जानवर, तो उसको पता है कि अगर हम तेज नहीं दौड़ेंगे तो हम शिकार नहीं पकड़ पाएंगे और शिकार नहीं पकड़ पाएंगे तो भैया हम खाएंगे क्या। आ रहा है ना बात समझ में? तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक चीता, उसका चिंटू पिंटू, चिंटू पिंटू का चिंटू पिंटू, तो सब क्या हो रहा है ना, सब क्या कर रहा है, तेज दौड़ने का प्रैक्टिस कर रहा है, जिसके वजह से उसके बॉडी में इवोल्यूशन हो गया। आ रहा है समझ में? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ इज क्लोजली रिलेटेड टू देयर एवोल्यूशन। दिस आइडिया वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन एक फेमस बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक किताब लिखा था द ऑरिजिन ऑफ लाइफ इन 1859। तो इस किताब में उन्होंने एवोल्यूशन का जिक्र किया, ठीक है ना। और एवोल्यूशन प्रोसेस में क्या होता है ना, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे से एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे सॉरी
जैसे आज से अगर हम बात करें लाखों करोड़ों साल पहले, कहीं ना कहीं लायन, टाइगर, चीता, पैंथर, लियोपार्ड, ये सारा का सारा कहीं ना कहीं सेम स्पीसीज था। हम लोग बोलते हैं ना वो कैट फैमिली है, बिल्ली का मौसी है, कहते हैं ना, तो वो क्या है ना कहीं ना कहीं सेम स्पीसीज था। लेकिन कुछ ग्रुप ऑफ एनिमल्स एक पर्टिकुलर जगह में रहने लगा, उस जगह का क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार उसका बॉडी में मॉडिफिकेशन आने लगा। कुछ ग्रुप ऑफ एनिमल्स ऐसा होने लगा जो कि तेज दौड़ने लगा, धीरे धीरे वो चीता बन गया। कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसको इजीली खाना मिलने लगा, उसको ज्यादा तेज दौड़ने का जरूरत नहीं था लेकिन उसको शक्तिशाली होने का जरूरत था, तो धीरे धीरे क्या हो गया ना, वो शेर बन गया, है ना। तो इस तरह से क्या हुआ ना, धीरे धीरे वो लोग इवॉल्व होते गया। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। कुछ डॉल्फिन्स ऐसा होता है जो कि मीठा पानी में रहता है, ठीक है, फ्रेश वाटर में, नदी का पानी में। कुछ डॉल्फिन्स ऐसा होता है जो कि सलाइन वाटर में रहता है, मतलब समुद्र का पानी में। अब बात को समझिए कि जो नदी में रहने वाला डॉल्फिन है, उन लोगों का जो समुद्र में रहने वाला डॉल्फिन है, उन लोग से कोई संपर्क नहीं है। समुद्र वाला डॉल्फिन और आप बोलिए कि फ्रेश वाटर वाला डॉल्फिन, नदी वाला डॉल्फिन, दोनों में कोई संपर्क नहीं है। दोनों का रहने का तरीका अलग, अलग अलग जगह पे रहने की वजह से अलग अलग खाने का हैबिट होना, उसका बॉडी में वैसा डेवलपमेंट होना ताकि वो नमक से अपना बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके, है ना। तो आज से लाखों साल बाद या फिर हजारों साल बाद ऐसा हो जाएगा कि जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, सॉरी, जितना भी ये डॉल्फिन्स है जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है, वो सेपरेट एक अलग स्पेसीज हो जाएगा। और जो मेरीन वाटर में, जो कि समुद्र का पानी में पाया जाता है, वो एक अलग स्पेसीज बन जाएगा। आ रहा है बात समझ में? आई होप कि आपको बहुत अच्छा से हम एक्सप्लेन कर पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग को डिस्कस करना है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम चाहेंगे बीच बीच में जहां पे आपको लगे वीडियो को पॉज कर ले और जो आपको जरूरी लगे उसको नोट डाउन कर ले। ठीक है, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी का ये बोलिए बेस है, मेन पिलर्स है। ठीक है ना। तो देखिए, R.H. Whittaker in 1969 an American ecologist presented the theory of 5 kingdom in which all living organisms can be easily fit। तो क्या है ना कि R.H. Whittaker नाम का एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या हुआ ना, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का तरकीब सुझाया। तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क था कि इतना सारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्लासिफाई कैसे करें, उसको एक ग्रुप में कैसे लाए, ठीक है ना, एक कॉमन सेट कैसे बनाए। ठीक है, तो इनके पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट लोग थे, सब लोगों ने अपना अलग अलग थ्योरी दिया। कोई 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए हुए थे, तो कोई सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स का बात कर रहे थे। लेकिन इनका जो थ्योरी था या फिर बोले इनका जो क्लासिफिकेशन करने का तरीका था ना, वो सबसे बेस्ट पाया गया और वर्ल्ड वाइड इसको एक्सेप्ट किया गया। ठीक है ना, जिसको आज भी हम लोग स्टडी करते हैं। और बायो का ये मेन पिलर है भैया, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। ये आप जब तक बायो लेके पढ़िएगा, लाइफ टाइम ये आपका काम देगा। ठीक है, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखिए क्या क्या है। सबसे पहला है किंगडम मोनेरा। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, ये सब क्या है ना, मोनेरा के अंडर आता है। किंगडम प्रोटेस्टा, प्रोटेस्टा के अंदर प्रोटोजोअन्स लोग आते हैं। किंगडम फंगाई, मशरूम, येस्ट, ये सब फंगाई कैटेगरी में है। प्लांटे मतलब प्लांट्स, जितना भी ग्रीन प्लांट्स है वो प्लांटे कैटेगरी में है। और एनिमैलिया, जितना भी एनिमल्स हमारे अर्थ में है, सारा का सारा क्या है ना, एनिमैलिया में आता है। ठीक है ना। तो देखिए ये किंगडम क्या है ना, किंगडम का मतलब होता है साम्राज्य। बोलते हैं ना XYZ कोई राजा का किंगडम है, मतलब साम्राज्य, उस राजा का साम्राज्य। तो ये किंगडम एनिमैलिया का मतलब क्या हो गया ना, जानवर का साम्राज्य। किंगडम प्लांटे का मतलब हो जाएगा कि पेड़ पौधा का साम्राज्य। तो देखिए अब पेड़ पौधा जो है ना, वो एनिमल से बहुत ही डिफरेंट है, टोटली ऑपोजिट है। दोनों तो लिविंग बींग्स है लेकिन टोटली ऑपोजिट है। पेड़ पौधा अपना खाना खुद से बनाता है, एनिमल्स अपना खाना खुद से नहीं बनाता है। पेड़ पौधा एक फिक्स जगह पे वो लोग रहता है, एनिमल्स एक जगह से दूसरे जगह दौड़ते भागते रहता है, लोकोमोट कर सकता है। तो इन लोगों के बीच में ना, ये दोनों का दोनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन फिर भी बहुत ही डिफरेंस है।
कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे का विपरीत है। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो देखिए अगर हम किंगडम प्लांटी का बात करें तो सारा का सारा जितना भी प्लांट्स है ना वो इस किंगडम में आ जाएगा। और सब क्या है ना, ग्रीन प्लांट्स है, तो ग्रीन प्लांट्स होगा भैया, आपको तो पता है कि ग्रीन प्लांट्स होगा तो क्लोरोफिल होगा, और क्लोरोफिल होगा तो क्या होगा ना कि वो फोटोसिंथेसिस करने लायक होगा। आ रहा है ना बात समझ में? तो देखिए इस तरह से क्या हुआ ना, हम लोग उसको एक कॉमन सूत्र में बांध दिए, एक कॉमन कैरेक्टर के अनुसार उसको एक पर्टिकुलर किंगडम में फिट कर दिए। आ रहा है समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पांचों का पांचों किंगडम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और इसको जरूर से जरूर इसको याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है ना हम लोग मेन सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन वो है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका अपना सेल भी वेल डेवलप नहीं है, जैसे मोनेरा। आगे इसके बारे में हम और भी अच्छा से डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल फिलहाल के लिए याद रखिए प्रोटिस्टा मतलब इवन कि उसका अपना खुद का सेल भी वेल डेवलप्ड नहीं है, उसके अंदर मोनेरा आता है। अगर हम यूकैरियोट्स का बात करें तो यूकैरियोट्स में क्या हो गया ना कि उसका अपना सेल जो है ना वेल डेवलप्ड है। ठीक है, अब यूकैरियोट्स के अंदर देखिए आता है आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या है ना कि जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल, एक सेल से बना हुआ है, उसको हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मतलब जो कि बहुत सारा सेल से बना हुआ है, जैसे हम लोग। अब देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर फिर से आता है प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है ना, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो है, लेकिन क्या है ना इन लोगों का सेल ये सिंगल सेल का ही बना हुआ है, लेकिन उसका पूरा का पूरा सेल वेल डेवलप्ड है। ये क्या है ना सिंगल सेल का है, लेकिन उसका खुद का सेल भी एक सिंगल सेल होने के बावजूद भी वो खुद में डेवलप नहीं है। ठीक है, अच्छा फिर अगर बात करें हम मल्टी सेलुलर का, तो मल्टी सेलुलर के अंदर फिर आता है विद सेल वॉल, ऐसा स्पेसीज, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि सेल वॉल जिसमें पाया जाता है, और ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो अब प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस तो आप लोग को पता ही होगा। प्लांट सेल में आपको पता ही है कि प्लांट सेल्स में सेल वॉल होता है, तो ये जो कैटेगरी हो गया ये क्या हो गया प्लांट्स का, और ये जो कैटेगरी हो गया वो क्या हो गया एनिमल्स का। एनिमल बॉडी में एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होता है, तो ये एनिमल कैटेगरी में आ गया। ठीक है, अब देखिए ये जो विद सेल वॉल वाला जितना भी ऑर्गेनिज्म है उसको फिर से हम लोग फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक फंगाई जो अपना खुद का खाना खुद से नहीं बना सकता है, मतलब फोटोसिंथेसिस शो नहीं करता है, ये जनरली सैप्रोफिटिक होता है, सारा गला चीज पे ये डेवलप करता है। ठीक है, और प्लांटे, किंगडम प्लांटे जितना भी ग्रीन प्लांट्स है उसका वो उसमें क्या होता है ना क्लोरोफिल होता है, वो खुद से अपना खाना बनाता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, तो ये ऑटोट्रॉप्स है। और ये प्लांट्स जो भी खाना बनाता है ना उस खाना को एनिमल्स खाता है, एनिमल्स को हम लोग हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है खाना खाने के लिए। अगर हम एक बात करें गाय का, ठीक है, तो गाय घास ना खा रही है, तो घास क्या प्लांट्स है। अगर आप बोलिएगा लायन, तो लायन क्या है, लायन डियर को खा रहा है, तो डियर तो घास खा के जिंदा रहा, डियर जो है घास खा के जिंदा रहा, और लायन जो है वो डियर को खा के जिंदा रहा, एक फूड चेन बन गया। ठीक है ना, तो प्लांट्स ये हो गया जो फोटोसिंथेसिस करता है, ऑटोट्रॉप्स। आई होप कि क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को जो डिस्कस करना है, देखिए नेक्स्ट हम लोग को डिस्कस करना है मोनेरा के बारे में। ठीक है, किंगडम मोनेरा। अब देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। मोनेरन्स आर द सिंपल यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये यूनिसेलुलर है और प्रोकैरियोटिक मतलब उसका सेल जो है ना वेल डेवलप्ड नहीं है। दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स लाइक क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा। ये जितना भी इसका क्लासिफिकेशन जितना भी इसका पॉइंट्स है इसको आप नोट डाउन कर ले, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आप नोट डाउन करके इसको जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, सम आर ऑटोट्रॉपिक वाइल सम आर हेटेरोट्रॉपिक। कुछ ऐसा मोनेरा है जो कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, कुछ मोनेरा ऐसा भी है जो कि हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। हेटेरोट्रॉपिक मतलब
पहले ही मैंने क्लियर कर दिया, जो अपना खाने के लिए, अपना जीविका के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, और ऑटोट्रॉफ जो कि अपना खाना फोटोसिंथेसिस के थ्रू खुद से बनाता है। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, माइकोप्लाज्म, ये सब क्या है ना, मोनेरा है। अच्छा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका प्रोटेस्टा का। अच्छा, तो प्रोटेस्टा का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या क्या है? प्रोटेस्टा आर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब इसका सेल जो है ना वो वेल डेवलप्ड है, ठीक है, और ये यूनिसेलुलर, ये भी जो है ना यूनिसेलुलर सिंगल सेल से बना हुआ है। दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स। इसका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, सेल ऑर्गेनेल्स भी इसका वेल डिफाइंड होता है। दे शो लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब क्या होता है ना, एक जगह से दूसरे जगह अपना स्थान परिवर्तन करना, इसको हम लोग लोकोमोशन कहते हैं। एक टर्म आपका आता है मूवमेंट। मूवमेंट मतलब क्या हो रहा है ना, हम अपने एक पर्टिकुलर जगह पे बैठ के हम सपोज के हाथ हिला रहे हैं, तो मेरा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, मेरा सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, मेरा एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट मूवमेंट शो कर रहा है। पेड़ पौधा मूवमेंट शो करता है, लोकोमोट नहीं करता है, ठीक है, लेकिन जानवर जो है ना वो लोकोमोशन शो करता है। तो इन लोग में क्या है ना, सीलिया होता है, जैसा पैरामीशियम में सीलिया पाया जाता है, इगुलेना में फ्लैजिला पाया जाता है। एमीबा का बात करें तो वो सीडोपोडिया होता है। तो ये सब क्या ना उसका लोकोमोटिव ऑर्गन है, जैसे हम लोग पैर से चलते हैं ना, तो इन लोगों में ये क्या ना लोकोमोटिव ऑर्गन्स है, ठीक है। Some protists like algae are autotrophs while some like protozoans are heterotrophs, ठीक है। कुछ जो प्रोटिस्टेंस है, कुछ जो प्रोटिस्टा किंगडम में बिलोंग करने वाला ऑर्गेनिजम्स है वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, और कुछ ऑर्गेनिज्म जो है ना वो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे फंगाई के बारे में, फिर हम लोग धीरे से प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के बारे में स्टडी करेंगे। आई होप कि आपको बहुत अच्छा से हम समझा पाए होंगे। जो लोग मेरे इस चैनल में नए हैं वो लोग प्लीज मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन को दबा दीजिए, ठीक है। मेरा ये फोन नंबर है, आपको अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है आप मुझे इस नंबर पे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके आप मुझे पूछ भी सकते हैं, और ये मेरा एड्रेस है, इस एड्रेस पे आप मेरा स्टडी सेंटर को ज्वाइन भी कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।